गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इंडिया में बैंकिंग का किस तरीके से स्टार्ट हुआ, उससे पहले इनफॉर्मल तरीके से इंडिया में बैंकिंग होती थी। इनफॉर्मल तरीके से मतलब है जैसे मनी लेंडर्स होते थे, गांव के साहूकार लोग होते थे, वो क्या करते थे, जिनके पास सरप्लस कैश होता था गांव में, वो मनी लेंडर्स के पास डिपॉजिट करते थे। और मनी लेंडर्स जिनको कैश की कमी है, डेफिसिट ऑफ कैश में है, उन लोगों को मनी लेंडर्स बेसिकली लोन देते थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। तो वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है बैंकिंग का। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल रहा है लंबे टाइम तक। तो 1770 में सबसे पहले एक फॉर्मल जो बैंकिंग स्टार्ट हुआ 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टार्ट किया था। ये यूरोपियन लोग थे जिन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्ट करा और ये 1832 तक चला। तो 1832 में लिक्विडेटेड हो गया था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में बंद हो गया था। तो उसके बाद 1770 के बाद अगर हम बात करें तो 1809 में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल जो था 1806 में, अर्लियर इट वाज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा। इसका जो पुराना नाम था वो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा था और एस्टैब्लिश्ड इन 1806 में। मतलब ये 3 साल पहले 1809 में वो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बना, लेकिन स्टैब्लिश 1806 में हो गया था इस नाम से, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था। ब्रिटिशर्स मींस ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय इंडिया में रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने स्टार्ट करा था। और क्यों स्टार्ट करा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली बंगाल से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट करा था और ट्रेड करते हुए पेमेंट्स इश्यू होते हैं। तो बहुत सारे पेमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम थी, कैश हैंडलिंग किस तरीके से होगी, तो उन्हें बैंक की जरूरत थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो उनकी कैश हैंडलिंग करे, अकाउंटिंग करे। तो तब ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल स्टार्ट करा था और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल ने अपने करेंसी नोट भी प्रिंट करना स्टार्ट करे थे। इससे पहले भी अगर हम करेंसी नोट की बात करें तो 1770 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टार्ट करा था, तो वो भी करेंसी नोट अपने प्रिंट करते थे। ठीक है, तो ये भी करेंसी नोट प्रिंट कर रहे थे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरे इंडिया में बढ़ने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स सबसे पहले बंगाल में, हमें पता है कि अगर हम बोले 1857, 1764, 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ सब। तो 1764 के बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया में लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स इंडिया के अदर पार्ट्स में भी फैले। तो 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, ये बॉम्बे स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे क्यों स्टार्ट करना पड़ा और ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल इधर हेल्पफुल क्यों नहीं था? क्योंकि इनिशियली ब्रिटिशर्स केवल बंगाल वाले एरिया में थे, ईस्ट इंडिया की तरफ थे, इसीलिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के वेस्ट की तरफ भी पहुंच गई थी, साउथ की तरफ भी पहुंच गई थी, वहां से भी ट्रेड कर रही थी, बॉम्बे से भी ट्रेड कर रही थी, चेन्नई से भी ट्रेड कर रही थी। अब क्योंकि बंगाल इतनी दूर है और बॉम्बे प्रोविंस, उस समय बॉम्बे एक सिटी नहीं था, बॉम्बे पूरा प्रोविंस था। महाराष्ट्र पूरा बॉम्बे हुआ करता था, गुजरात भी पूरा बॉम्बे प्रोविंस में आता था। ठीक है, तो उस पूरे बॉम्बे प्रोविंस के थ्रू भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड स्टार्ट करा था और वहां भी उन्हें जरूरत थी ऐसे बैंक की जो उनका सारा का सारा कैश मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह देख सके। तो फिर ब्रिटिशर्स ने उस बॉम्बे प्रोविंस के लिए एक अलग बैंक स्टार्ट करा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर ब्रिटिशर्स धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ भी पहुंचे और मद्रास प्रोविंस से उन्होंने उधर की तरफ से ट्रेड करना स्टार्ट करा। और मद्रास जो है अब आज की डेट में उसे बोलते हैं चेन्नई।
ठीक है, लेकिन मद्रास उस समय पूरा प्रोविंस था, एक सिटी नहीं था, ठीक है। जैसे हमें बाद में पता, जैसे हमने पहले देखा होगा कि मद्रास ज्यादातर लोगों को पता होगा कि सिटी है, तो मद्रास सिटी नहीं था, पूरा एक प्रोविंस था। तो जो तमिलनाडु है वो पूरा मद्रास हुआ करता था, कर्नाटका का बहुत बड़ा हिस्सा मद्रास हुआ करता था, केरला का भी कुछ पार्ट मद्रास हुआ करता था, ठीक है। तो वहां से ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे, तो वहां के लिए ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास स्टार्ट करा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बेसिकली स्टार्ट करे, 1809 में, 1840 में, 1843 में। फिर 1843 के बाद हमें पता है कि 1857 में 1857 की क्रांति हुई, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, और उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश क्राउन जो है इंग्लैंड में, उन्होंने क्या करा, पावर ट्रांसफर कर ली। तो पावर बेसिकली ट्रांसफर होगी 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन को, क्योंकि इंग्लैंड में वहां की ब्रिटिश क्राउन को, वहां की सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अफेयर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। तो फिर उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश क्राउन के पास पावर ट्रांसफर करवा ली। तो उससे पहले इंडिया के जितने भी अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी ही मैनेज कर रही थी, हेल्प कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल, ठीक है। तो 1857 के बाद वो सारी पावर्स, इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करने की पावर सीधे के डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास चलेगी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो एक तो 1857 के 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें पावर ट्रांसफर होगी ब्रिटिश क्राउन को। फिर 1861 में इंडियन करेंसी एक्ट आया, इंडियन करेंसी एक्ट। अब इंडियन करेंसी एक्ट से क्या हुआ, उससे पहले इंडिया में जो करेंसी नोट थे वो ये प्रेसिडेंसी बैंक प्रिंट कर रहे थे, और उससे पहले क्या करेंसी नोट थे इंडिया में कि नहीं, तो अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर किंगशिप थी, राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, तो वहां पर अलग अलग राजाओं के अपने अपने गोल्ड कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स चलते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उन्होंने करेंसी नोट प्रिंट करना स्टार्ट करा, पेपर करेंसी मार्केट में आई, उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक का पेपर करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होने लगी। इंडियन करेंसी एक्ट पास होने से क्या हुआ कि इनका जो करेंसी नोट प्रिंट करने की पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली करेंसी नोट प्रिंट कर रही थी, तो इनके करेंसी नोट को प्रिंट करने की पावर्स ट्रांसफर हो गई किसको, ब्रिटिश क्राउन को। और उसके बाद से 1861 के बाद से जो करेंसी नोट है वो प्रिंटिंग की पावर चली गई बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उसके बाद से करेंसी नोट प्रिंट करना स्टार्ट करा 1861 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के करेंसी नोट इंडिया में सर्कुलेट होने लगे 1861 के बाद। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन की पावर लगातार यहाँ पर इंडिया में बढ़ती चली गई, और ब्रिटिशर्स लगभग इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में रूल करने लगे। और फिर 1921 में ये तीनों के तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ये मर्ज हो गए, मर्ज्ड, क्योंकि 1921 तक, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि अलग अलग एरिया के लिए प्रेसिडेंसी बैंक की अब जरूरत नहीं है, तो तीनों को मर्ज कर दो। तो उन्होंने तीनों को मर्ज करके बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों मर्ज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो बन गया। उसके बाद 1935 की अगर हम बात करें, 1935 में क्या हुआ, 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो ब्रिटिशर्स ने एक आरबीआई एक्ट 1934 पास करा और फिर आरबीआई स्टैब्लिश हो गया 1935 में। और ये आरबीआई बनाने की जो रिकमेंडेशंस थी, एक हिल्टन यंग कमीशन आया था 1926 में, वो उस कमीशन को हम बोलते हैं इंडियन करेंसी एंड रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो वो बेसिकली इंडियन करेंसी प्रिंट कौन करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ही करेंसी नोट प्रिंट कर रहा था। तो उस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से करेंसी नोट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक आरबीआई होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि करेंसी नोट प्रिंट करेगा 1935 के बाद। ठीक है, तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में। आरबीआई वाज established in 1935, ठीक है,
ना, ऑन डेट भी लिख लेते हैं, ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1934 में स्टैब्लिश हुआ है 1935। एक्ट 1934 का था, लेकिन आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये भी लिख लेते हैं, ये भी नोट डाउन आप कर लीजिए। हिल्टन यंग कमीशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन 1926। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, डिफरेंट एग्जाम में। 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन थी, उसकी रिकमेंडेशंस में 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1949 में, अगर डेट लिखूं एग्जैक्टली तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई नेशनलाइज बना, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटिशर्स ने आरबीआई स्टैब्लिश करा था, तो एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करा था जो करेंसी नोट प्रिंट कर रहा था। लेकिन 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो पावर ट्रांसफर हो गया इंडियन अथॉरिटीज को। तो आरबीआई 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद एक प्राइवेट कंपनी रह गया। ठीक है, तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह था आरबीआई 1947 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी हो गया था, 1949 तक आरबीआई एज अ प्राइवेट कंपनी काम करता रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस प्राइवेट कंपनी आरबीआई को 1949 में गवर्नमेंट कंपनी बना दिया। नेशनलाइज करने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके जो स्टेक्स थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए। ठीक है, तो आरबीआई 1949 में नेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े 1955 की बात करें और आगे बढ़े 1955 में, तो 1955 में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1955 में क्या बना, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1955 में एसबीआई एक्ट पास हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो आपको ये जो भी हमने डिस्कस करा ये एसबीआई की हिस्ट्री थी। तो एसबीआई बेसिकली प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, फिर उनको मर्ज किया गया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एसबीआई बना। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री थी। तो एसबीआई को इसीलिए हम बोलते हैं प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक। स्टार्ट किसने करा, ब्रिटिशर्स ने, और उस समय ब्रिटिशर्स ही हमारी गवर्नमेंट थे। ठीक है, तो प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी गवर्नमेंट थे तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, गवर्नमेंट ही आज भी रन कर रही है, तो प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये सब हमने डिस्कस करा एसबीआई की हिस्ट्री। फिर अगर हम आगे की तरफ आए, आगे बढ़े, तो 1949, 59 और 60 7 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। अब ये 7 एसोसिएट बैंक्स एसबीआई के कौन से थे, जैसे आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो ऐसे ऐसे करके 7 एसोसिएट बैंक थे। तो ये 7 एसोसिएट बैंक एसबीआई के एसोसिएट बैंक बने। अब ये आए कहाँ से, इनकी हिस्ट्री आपको थोड़ा सा समझनी होगी एसोसिएट बैंक की। तो बेसिकली एसोसिएट बैंक आए कहाँ से, इंडिपेंडेंस के टाइम पर आपको ये समझना होगा कि टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे राजा रजवाड़ा 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, देखिए ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश क्राउन जो था इंडिया में कई जगह रूल कर रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर ही बहुत छोटी छोटी रियासतें ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को रॉयल्टी वगैरह भी पे करते थे, तो ब्रिटिशर्स उनके कई मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था। जो आनाकानी करता था ब्रिटिशर्स उन्हीं को परेशान करते थे या अटैक करते थे।
तो 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है जहां जहां इंडिया में रूल कर रही थी वो सारी चीजें ट्रांसफर की गई, पावर ट्रांसफर की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, इंडियन अथॉरिटीज को। लेकिन जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, क्योंकि उनके ऊपर तो ब्रिटिशर्स रूल ही नहीं कर रहे थे, तो वो सारी चीजें तो इंडियन अथॉरिटीज को ट्रांसफर हुई नहीं। तो हुआ क्या कि 1947 में इंडिया के अंदर ही बहुत सारे राजा रजवाड़ा थे जो इंडिया का पार्ट थे ही नहीं। तो इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं 552 छोटी छोटी कंट्रीज थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। क्योंकि हमें तो जो इंडियन जो अथॉरिटीज थी, जो भी हमारी कैबिनेट थी, तो जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस भी ने ही इनिशियली रूल करा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे उस समय, ठीक है। तो ये 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रह गए थे। अब टास्क था गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि अब इन 552 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। हालांकि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इन प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी थी, आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हो तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो ये चॉइस थी। तो कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने चॉइस दी कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने बोला इंडियन अथॉरिटीज के साथ मर्ज होना चाह रहे हैं। कुछ को भारत सरकार ने कन्विंस करा, उस समय होम मिनिस्टर जो थे हमारे सरदार पटेल थे, और उन्होंने कन्विंस करा प्रिंसली स्टेट्स को। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स प्यार से मान गए, कन्विंस करने पर मान गए और इंडिया के साथ मर्ज हो गए। कुछ ने रेसिस्ट करा, प्रोटेस्ट करी, जो कि इंडियन अथॉरिटीज के साथ मर्ज होने को तैयार नहीं थे। जो तीन थे जिन तीन में प्रॉब्लम हुई थी वो हमारी थी, एक तो जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये तीन प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन प्रिंसली स्टेट्स की, तो हैदराबाद में भी उन्होंने प्रोटेस्ट करा, इंडिया के साथ मर्ज होना नहीं चाह रहे थे हैदराबाद के नवाब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ से आर्मी भेजी और हैदराबाद को फोर्सफुली इंडिया के साथ मर्ज किया गया। तो हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हो गया फोर्सफुली, फोर्स से, क्योंकि कन्विंस करने पर वो माने नहीं, ठीक है। अब इन दोनों जगह जूनागढ़ और कश्मीर में क्या प्रॉब्लम थी? जूनागढ़ और कश्मीर में सिचुएशन थोड़ा सा अपोजिट थी। जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन थी और किंग मुस्लिम था। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, किंग हिंदू था, ठीक है। तो जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन का किंग एक रूलर था, बाबी, वो रूलर था। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन का जो किंग था वो राजा हरि सिंह थे, ठीक है। तो ये वहां पर दोनों जगह सिचुएशन उल्टे थी। अब क्योंकि रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ था, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, तो अब हुआ क्या, एक तो जूनागढ़ जो था, क्योंकि राजा मुस्लिम था बाबी, उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छी बनती थी, तो उन्होंने डिक्लेयर करा, जूनागढ़ जो एरिया है वो गुजरात में आता है, ठीक है। तो उन्होंने डिक्लेयर करा कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा मुस्लिम था और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छी बनती थी। लेकिन पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, क्योंकि रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। तो पब्लिक ने बोला हम तो हिंदू हैं, तो हम पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुए? तो वहां पर भारत सरकार ने क्या कराया, रेफरेंडम कराया, आर्मी भेजी गई, रेफरेंडम कराया, लोगों से पूछा। अब रेफरेंडम कराया, लोग तो पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान का पार्ट कैसे हो गए, हम तो हिंदू हैं। तो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। अब बचा कश्मीर। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, राजा हिंदू था, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो हिंदू राजा था, उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बनती नहीं थी। उनकी जो इंडिया के जो लीडर्स थे, जो हिंदू लीडर्स थे, अदर लीडर्स थे, उनके साथ ज़्यादा अच्छी बनती थी राजा हरि सिंह की, चाहे पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो। तो इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। और कश्मीर में उन्होंने, राजा हरि सिंह ने सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया का पार्ट ना पाकिस्तान का पार्ट, इसे जैसे स्विट्जरलैंड है टूरिज्म इकोनॉमी बनाएंगे और उसी तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की नज़र थी, पाकिस्तान को लगता था क्योंकि पॉपुलेशन मुस्लिम है, रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ। तो पाकिस्तान को उम्मीद यही थी, लेकिन राजा हरि सिंह ने क्या करा, उन्होंने मना कर दिया।
फिर पाकिस्तान ने क्या करा, अटैक करा वहां पर, कश्मीर वॉर हुआ 1948 में, और वहां पर विद्रोह करवाया पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ठीक है। और फिर उसके बाद राजा हरि सिंह ने हेल्प मांगी इंडियन अथॉरिटीज से, और फिर उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज ने हेल्प करी और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ राजा हरि सिंह के साथ, और हमने क्या करा, राजा हरि सिंह को हेल्प करी, पाकिस्तान से बचाया, ठीक है। तो इस तरीके से कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। तो उसके बाद से ही कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है मुस्लिम पॉपुलेशन है, रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ है 1947, तो वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री थी प्रिंसली स्टेट्स की। अब प्रिंसली स्टेट्स में ना राजाओं के भी अलग अलग बैंक हुआ करते थे। अब जैसे इंदौर है, बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, बीकानेर, जयपुर, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो यहाँ भी राजाओं के अलग अलग बैंक हुआ करते थे। तो क्योंकि उस समय तक ये जो करेंसी नोट थे प्रेसिडेंसी बैंक के, वो सर्कुलेशन में थे। अब राजा लोग भी इतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, तो उनके भी बैंक हुआ करते थे। अब जब ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में आ गए, मतलब इंडिया का पार्ट बन गए, तो इनके बैंक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गए। तो ये जो 7 एसोसिएट बैंक थे, ये 7 बड़े बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बैंक थे, ठीक है। राजा रजवाड़ाओं के बैंक थे जो गवर्नमेंट बैंक बन चुके थे। अब उनको चलाएगा कौन, क्योंकि सरकारी बैंक के नाम पे उस समय केवल एक ही बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन 7 एसोसिएट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब वो एसबीआई के एसोसिएट बैंक बन गए, एसबीआई में मर्ज नहीं हुए थे, बस एसबीआई ने उनको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली राजा रजवाड़ों के जो बैंक हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स के। तो ये उनकी हिस्ट्री थी जो हमने डिस्कस करा 7 एसोसिएट बैंक की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।